तो बच्चों, हम लोग अभी पढ़ रहे थे टाइलिन के बारे में, और टाइलिन के बारे में हमने जाना कि टाइलिन किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को। बस इतना याद रखना है कि ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, इससे ज्यादा नहीं। है ना? 30% ज्यादा से ज्यादा। और अगर अच्छे से और ज्यादा याद रखना है तो एनसीईआरटी पढ़िए। इसके अलावा हम बात करते हैं रेनिन का। तो रेनिन का एग्जाम्पल, सॉरी, स्पेलिंग याद रखना है, नहीं तो एग्जाम में तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। ठीक है? तुम कुछ और समझ लोगे। ऑप्शन में ये भी होगा और ऑप्शन में ये भी होगा। मुझे बताओ एंजाइम कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला? मैंने ऊपर वाला। बताया था। यस, ये है वाला। एंजाइम और ये है हार्मोन। जब किडनी पढ़ोगे तो किडनी में पढ़ोगे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है? तो ये हार्मोन है रेनिन। दिस इज अ हार्मोन, किडनी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है? जबकि ये क्या है? एंजाइम है। तो स्पेलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था, इलियम और इलियम। याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ। ये इलियम कहाँ पाया जाता है? ये इलियम कहाँ होता है? बताओ बताओ, जल्दी बोलो मृणाली। कहाँ हो? ऊपर वाला इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना? नीचे वाला हम्म। हिप बोन का पार्ट है। किसका पार्ट है? हिप बोन का। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है? तो ये सब याद रखना है, ये सब क्या करना है? याद रखना है। नहीं तो ऑप्शन में तो पढ़ोगे और सीधा उछलते कूदते टिक मार के आ जाओगे और गलत हो जाएगा। तो रेनिन सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड स्टेज में पाया जाता है मैमल्स में। सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में। क्यों मैमल्स में क्यों पाया जाता है? जरा इसका लॉजिक कौन देगा? इसका कोई लॉजिक अगर दे दिया तो समझ जाएंगे कि हाँ सही खेल रहा है। मैमल्स मतलब क्या होता है? जिनके पास मैमरी ग्लैंड होते हैं, है ना? बताओ भाई। यस। तो यस। मैमरी ग्लैंड जिसके पास है, वो मैमरी ग्लैंड क्यों होता है? ताकि वो अपने यंग वंस को मिल्क फीड करवाए, दूध पिला सके, है ना, बचपन में। तो भाई, बच्चा अगर सिर्फ दूध ही पिएगा तो उसमें यही तो होगा, और सॉरी, एंजाइम। ठीक है? तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में होता है। ठीक है? गॉट इट? ओनली इन मैमल्स। दूसरे यस। दूसरे जीव के बच्चे दूध नहीं पीते। ठीक है? आइए। अब ये मत बोलना सर मेढक का बच्चा होता होगा तो वो तो दूध पीता है ना। नहीं, मेढक इज नॉट अ मैमल। मेढक का बच्चा दूध नहीं पिएगा। हाँ, आगे बढ़े। तो ये हम्म। क्या करता है? प्रोटीन जो है ना हमारा, वो प्रोटीन काफी ज्यादा। एक मिनट। मिल्क प्रोटीन कैसीन जो है होता है ना, वो सॉल्युबल प्रोटीन होता है। वो कैसा होता है दोस्तों? सॉल्युबल होता है। ठीक है? उसमें होते हैं कैसीन प्रोटीन मिल्क में। तो ये सॉल्युबल है। जब कोई चीज सॉल्युबल हो जाता है तो डाइजेस्ट करना उसको थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करता है? रेनिन उसको इनसॉल्युबल बना देता है। ठीक है? उसमें कैल्शियम पैरा कैसिनेट उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको कैसीन को इसमें कन्वर्ट करके क्या करता है? रोक देता है। किसमें? पेट में ही रोक देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कडलिंग ऑफ मिल्क। जब वो रुक जाता है वहां पे ज्यादा देर के लिए, तब उसका बड़े प्रेम से, आराम से, धीरे 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 क्या किया जाता है? डाइजेशन किया जाता है। किसके द्वारा? इन सारे एंजाइम्स के द्वारा। बोलो, कोई दिक्कत? इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, बड़े जब हम हो जाते हैं तो उसमें रेनिन का जरूरत नहीं है। यही सब हार्मोन्स क्या करते हैं, सॉरी, यही सब एंजाइम्स में बार बार चले, यही सब एंजाइम्स क्या करते हैं? कर्डलिंग भी करवा देता है और डाइजेशन भी करवा देता है। गॉट इट? भाई, पेप्सिन और यस। काइमोट्रिप्सिन के बारे में अभी तुमने पढ़ा ना, प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं। तुम बोलोगे हाँ हम्म। बात तो सही है। तो ये कर्डलिंग भी करवाते हैं और डाइजेशन भी कर देते हैं। लेकिन बच्चों में कौन करता है कर्डलिंग? रेनिन करवाता है। गॉट इट? यस। यस। योगेश दादा, गॉट इट ना? यस सर। यस। तो याद रखना, एडल्ट में रेनिन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस पूरे अभी के टॉपिक में, कि एडल्ट में रेनिन नहीं होता, बच्चों में होता है। और रेनिन का काम होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो, पेप्सिनोजेन ओजन आ गया ना, तो क्या हो गया? इनएक्टिवेटेड। अब इनएक्टिवेटेड को अगर पीएच प्रॉपर मिल जाए, कौन सा वाला? 1.8 एसिडिक पीएच, तो वो एक्टिव होके क्या बन जाता है? पेप्सिन। तुम बोलोगे हाँ बात तो सही है ना? हमने पढ़ा था। अब ये पेप्सिन बन गया। पेप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है। ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ देता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल। अब प्रोटीन टूटेगा
तो इसको पेप्टॉन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टाइड्स में तोड़ता है, अलग अलग हिस्सों में। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ थोड़े से छोटे, कुछ बहुत छोटे। गॉट इट? बोलो बोलो। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे तोड़ता है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? एंडोपेप्टिडेज आर फाउंड, सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैन टेक प्लेस इन द स्टमक। बहुत अच्छी बात लिखा है। ये जो कहा गया पेप्सिन है, ये पेप्सिन चूंकि पाया जाता है कहाँ पे? स्टमक के अंदर, इसीलिए प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है स्टमक के अंदर। गॉट इट? हमें ये नहीं समझना है कि स्टमक के अंदर नहीं होता, होता है ना? और अच्छे खासे अमाउंट में हो जाता है डाइजेशन। ठीक है। अब तुमको याद क्या रखना है, अभी मैं बताता हूँ। सवाल तुमसे क्या पूछा जाएगा, और इतना घुमा के पूछेगा ना, इसीलिए मैं पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ। अभी तुमने पेप्सिन के बारे में पढ़ा ना, क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन। तुमने ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ा था, तुम बोलोगे हाँ याद आ रहा है। ये क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन, ये भी। अंतर क्या है? तुम बोलोगे ये स्टमक में करता है, ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? सही बात है कि नहीं? इसको बनाता कौन है पेप्सिन को? इसको बनाता है स्टमक। इसको कौन बनाता है? पैंक्रियास। बोलो सही बात है, लेकिन काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलो हाँ या ना? बोलो बच्चों। सर। इसको एक्टिवेट कौन हाँ करता है? सर। पीएच। इसको एक्टिवेट करता है एसिडिक पीएच। कौन करता है? एसिडिक पीएच। जबकि इसको एक्टिवेट कौन करता है? इंटेरोकाइनेज। याद आ रहा है? यस। याद ये रखना है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन तो करेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में। किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में। और ये करेगा डाइजेशन किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बोलो याद रख पाओगे क्या? हाँ। याद तो रखना ही पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर इनडायरेक्टली सवाल पूछा गया, घुमा के पूछ देगा। कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन दे देगा और पूछ लेगा सवाल। आओ आगे बढ़े। डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज क्या करता है भाई? लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। आइए देख। अच्छा, फैटी फैट्स को देखो। फैट्स या फिर लिपिड्स जिसे हम कहते हैं, इसको वो कन्वर्ट करता है फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड में। इट इज सिक्रेटेड इन लेस अमाउंट, सो लेस डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस हियर। This lipase acts on emulsified fat and convert it into fatty acid and glycerol. 1% emulsified fat is present in the food. The stomach stores the food for 4 to 5 hours. The food mixes thoroughly with the acid. The gastric juice of the stomach by churning movement. It's muscular wall and is called chyme. देखो, हम जो खाना खाते हैं ना मृणाली, योगेश, उस यस। खाने में बोल रहा है 1% इमल्सिफाइड फैट होता है। कल मैंने बताया था इमल्सिफाइड का मतलब, इसका मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में फैला हुआ। ठीक है, ऐसा। तो और बाकी फैट्स के बारे में अगर बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे तो बड़े बड़े चेन होते हैं, ऐसे बड़े बड़े चेन होते हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी पढ़ोगे तो C55, है ना, H77, O58, ऐसे करके कुछ आता है। समझ रही हो? इतने बड़े बड़े फॉर्मूले देख रही हो यस। कितने बड़े बड़े होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ये पहले ही छोटे छोटे हो चुके हैं कुछ कुछ। तो बोला है 1% ऐसे होते हैं। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो आता है, वो इसी 1% के ऊपर एक्ट करेगा और इसको और सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करता है, या तो मोनोग्लिसराइड में या तो फैटी एसिड। अभी तुम लोग इस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होगे, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ बायोमोलिक्यूल, है ना, इस वजह से। तो उसको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी घबराना मत, वो भी पढ़ाया ही जाएगा, है ना। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये थोड़े सिंपल से फॉर्म है। ये क्या है? सिंपल फॉर्म, जिसको बॉडी हमारा और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है। और कभी कभी तो ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलो कोई दिक्कत? नो। तो तुम्हें पता चला कि हम जो भी लिपिड या फैट खाते हैं उसमें लगभग लगभग 1% को हमारा जो स्टमक है उस फैट को यहीं पे डाइजेस्ट कर देता है, स्टमक में ही, और बाकी को भेज देता है आगे। ठीक है, क्योंकि कहीं भी फैट का अगर डाइजेशन होना है तो पहले इमल्सिफिकेशन होगा ही होगा, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चाहे स्टमक में हो। गट
इसके बाद मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे पेट में खाना लगभग 4 से 5 घंटे रह सकता है। अगर लिपिड ज्यादा है, मतलब स्पाइसी फूड अगर तुम खा रहे हो और स्पाइसी के साथ साथ ऑयली, तो क्या होगा, ये 4 से 5 घंटा बड़े प्रेम से रहेगा। प्रोटीन का इंटेक ज्यादा है, इन सब चीजों का कम है, तो 2 से 3 घंटा रहेगा, है ना। और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है ना, और इसके अलावा कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब है, तो 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ। अब जब ये फूड, अच्छा फूड हमारा स्टमक में आया था तो क्या नाम बोल रहे थे इसके लिए? तुम बोलोगे बोलस बोल रहे थे, याद आया? Yes. अब हाँ ये सर। बोलस, अब बोलस में क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हो गए हैं, है ना, प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है, लिपिड का डाइजेशन हो चुका है, इसके अलावा एसिड HCl भी इसमें मिक्स हो गया है। तो अब इस बोलस में जब इतना सारा चीज मिक्स हो गया, तो इसके लिए हम न्यू नाम देंगे। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है काइम। क्या नाम है? काइम। बोलो, कोई दिक्कत? नाम इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं काइम। काइम एक्चुअली एसिडिक होता है। अब ये कहाँ जाएगा? तुम बोलोगे स्टमक का काम हो गया, तो अब ये आगे जाएगा डुओडेनम में, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। याद आ रहा है? बोलोगे हाँ याद तो आ रहा है। जाएगा ना डुओडेनम में। और जी. डुओडेनम में अगर बेसिक चीज, सॉरी, एसिडिक चीज जाएगा, तो भाई एसिड की वजह से तो वो खराब हो सकता है ना डुओडेनम। तो वहां पे क्या होता है, उस एसिडिक मीडियम से बचाने के लिए एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का क्या नाम है? ब्रूनर्स ग्लैंड, है ना। ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करते हैं, वहां से अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट कर रहा होता है। ये आता है और नीचे से अल्कलाइन फ्लूइड आता रहता है, जिसकी वजह से इसको न्यूट्रलाइज करता रहता है वो थोड़ा थोड़ा। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं. एसिड बेस अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अल्कली मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, और काइम होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट वाटर बनाएगा ना। बोलोगे हाँ बनाएगा, तो वही होता रहता। आगे बढ़े, देखो, आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल द पाइलोरिक स्फिंक्टर कीप्स ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सो द काइम इज फेड इनटू द इंटेस्टाइन इन इंस्टॉलमेंट। क्या होता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर हमारा खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, और थोड़ा 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 काइम, है ना, थोड़ा थोड़ा काइम किसको देता रहता है? डुओडेनम को। और डुओडेनम उसमें अल्कलाइन फ्लूइड मिक्स करते 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 धीरे धीरे भेजता रहता है, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की तरफ, है ना। बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. ओमू, नो सर। नो दिक्कत। ओमकार, आर यू इन साइड क्लास? हाँ सर। ओके। अब देखो, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों तरीके का होता है। मैकेनिकल भी होता है और केमिकल भी होता है, दोनों ही होता है। आइए पहले मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में हम थोड़ा सा बात करें। ये सेगमेंटेशन में होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेनली अकर बाय द हेल्प ऑफ सेगमेंटेशन। अब बताते हैं ये क्या होता है। इट इज अ काइंड ऑफ मिक्सिंग विद डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रिंग फूड पार्टिकल इनटू कांटेक्ट ऑफ म्यूकोसा। ये क्या होता है? हिस्सों में होता है ये काम। ये क्या होता है? हिस्सों में। यानी कुछ कुछ पार्टिकल को पहले डाइजेस्टिव जूस से मिक्स करो, फिर उसको विलाई के बहुत करीब लेके जाओ, ठीक है। विलाई के करीब लेके जाओ, चीजें एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्ब हो गया, जो चीजें एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको आगे भेजो, उसमें फिर से मिक्स करो एंजाइम, फिर से एब्जॉर्ब करो, ऐसे करते करते आगे भेज दो, कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन तक। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में एक बार एंट्री हो गया फिर वापस नहीं हो सकता, हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, क्योंकि तुमको पता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? इलियोसिकल वाल्व। याद आ रहा है? अरे याद आया? सीकम में जो ओपन होता है इलियम। नहीं याद आया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। हाँ सर। और हाँ। वाल्व किसी भी हाल में बैक फ्लो नहीं होने देगा।
वाल्व किसी भी हाल में बैकफ्लो को नहीं होने देता है। हमने ये बात पढ़ रखा है। तो बस हो गया कहानी। आगे बढ़े, बढ़ते हैं ना। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, when food leaves the stomach through its pyloric end and enters the duodenum, it's called chyme। मैंने बताया था ना, chyme एसिडिक होता है, और ये स्टमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू होते हुए डुओडेनम में एंट्री मारता है। तुम बोलोगे हाँ ये तो पता ही है। intestinal mucosal epithelium has goblet cell which secrete mucus। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा अच्छा है। intestinal mucosal epithelium है ना, जो डुओडेनम वाला हिस्सा है ना, यहाँ ऐसा कुछ पेट के बाद ये वाला हिस्सा, यहाँ तो स्फिंक्टर है, ये वाला हिस्सा, यहाँ जो एपिथेलियम सेल है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, उस सेल को हम लोग कहते हैं गॉबलेट सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? गॉबलेट सेल। और ये गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। तुम बोलोगे ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि गॉबलेट नाम तुमको कई बार देखने को मिलेगा एग्जाम में, ऑप्शंस में हो सकता है, या इसी का अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे या ऑप्शंस में गॉबलेट गॉबलेट गॉबलेट, तो तुमको पता होना चाहिए गॉबलेट है क्या। ठीक है, बोलो बोलो बच्चों। ठीक है, ओके। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, the secretion of the breast border cells of the mucosa along with the secretion of goblet cells constitute the intestinal juice और सक्कस entericus। मैंने बताया था ना सक्कस entericus उस वक्त। तो देखो, यहाँ पे कुछ ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन है ना, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे इपिथेलियम होते हैं, ध्यान से देखना। इनके ऊपर प्रेजेंट होता है काइनोसीलिया। ठीक है, सीलिया ही होता है बट काइनोसीलिया एक अलग तरह का सीलिया प्रेजेंट होता है। और इस तरह के सेल को हम लोग कहते हैं लाइनिंग को। ये सेल है, ये एक सेल है, और यहाँ प्रेजेंट है काइनोसीलिया। शायद योगेश दादा को याद आ रहा हो। तो इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रश बॉर्डर्ड सेल। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होता है, नॉर्मल से सेल्स। ठीक है, ऐसे मैं दिखा देता हूँ, अलग दिखाने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब के सब, ये सब मिलके क्या सिक्रेट करते हैं? म्यूकस। क्या सिक्रेट करते हैं? सॉरी, म्यूकस कहते हैं। ये सब मिलके क्या सिक्रेट करते हैं? इंटेस्टिनल जूस। क्या सिक्रेट करते हैं मृणाली? इंटेस्टिनल जूस। गॉट इट? अब ये जूस, जैसे ही वर्ड जूस लग गया यानी समझ जाना, इंजाइम्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के इंजाइम्स। ठीक है, ये दो सेल्स कौन कौन से? ब्रश बॉर्डर सेल एंड गॉबलेट सेल्स। ठीक है, गॉबलेट सेल का एक और काम है कि वो म्यूकस भी सिक्रीट करता है, जो किससे बचाता है? वो बचाता है एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो वो कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं जरा देखें। ये सिक्रीट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंटेरोकाइनेज, याद आ रहा है? इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर दिया था। इसके अलावा अमाइनो पेप्टिडेज डाइसैकराइड, माल्टेज, डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेजेस। देख रहे हो इतने सारे अलग अलग एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। बोलो कोई दिक्कत? इसके अलावा म्यूकस, इसके अलावा म्यूकस और बाइकार्बोनेट। कहाँ से आता है बाइकार्बोनेट? पैंक्रियाज से। ये सब क्या करते हैं? इंटेस्टिनल म्यूकोसा को बचाते हैं, किससे? एसिड से, क्योंकि अभी जो खाना आया है ना स्टमक से वो तो एसिडिक है, तो वो उससे बचाते हैं। और अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करवाते हैं। कितना? 7.8, जबकि स्टमक में कितना था? 1.8। देख रहे हो कितना हाईली एसिडिक, और ये बनाता है अल्कलाइन। अल्कलाइन मीडियम होगा तभी इंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा, क्योंकि स्टमक में इंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए इतना पीएच चाहिए, जबकि पैंक्रियाज सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना चाहिए? 7.8 के करीब। याद रखना, बेसिक चाहिए, बस ये याद रखना है, पूछेगा तो कभी।
ब्रूनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस, मैंने बता ही दिया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, ठीक है बस। तुम बोलोगे ये सब एंजाइम सर याद रखें, तो याद रखो, नहीं रखो उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेरोकाइनेज याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवेट करता है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। नो दिक्कत। अब देखो, बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में दिया है और सबका काम दिया है। क्या इतना याद रखना है? एनसीईआरटी में तो दिया भी नहीं है। क्यों योगेश दादा? दो चार एंजाइम दिया है, खत्म कर दिया, है ना? हाँ वो सर। एनसीईआरटी होगा था। 2 से 4 एंजाइम दिया होगा, मुश्किल से मैं तो कहता हूँ 4। खत्म, 4 एंजाइम में कहानी। देखो, सक्कस एंटेरिकस, है ना, इसमें कौन कौन से एंजाइम है? ग्लाइकोसाइडेजेस। ग्लाइको वर्ड जैसे ही आ गया ग्लाइको, यानी समझ जाओ शुगर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? शुगर। और एजेस यानी ये इसको डाइजेस्ट करने वाला है एंजाइम। तो भैया शुगर को डाइजेस्ट करता है कौन? तो स्टार्च भी एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? अमाइलेज, है ना। कौन करेगा? अमाइलेज। अमाइलेज कहाँ से आता है दोस्तों? बताओ। अमाइलेज आता है पैंक्रियाज से, और एक अमाइलेज आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, याद रखना। लाइपेज भी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, अगर किसी में पी लाइपेज या पैंक्रियाटिक लाइपेज लिखा है, यानी ये कहाँ से आ रहा है? पैंक्रियाज से। अगर किसी में सीधा लाइपेज लिखा है, तो समझ जाना या तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला होगा या तो स्टमक वाला होगा। वो लिखता है, ठीक है, क्योंकि बहुत तरह के एंजाइम है जब जिसका नाम एक ही जैसा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये इसको तोड़ता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, और फिर इसको अलग अलग एंजाइम। देखो, अमाइलेज इसको कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में। स्टार्च को तोड़ दिया अल्फा डेक्सट्रीन में, माल्टोज में, लैक्टोज में, सुक्रोज में। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो बोलो। No. अब ये अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन किया, तो ये जो चीजें बनी है इसको हमारा बॉडी अभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको डाइजेस्ट कौन करवाएगा? इसको डाइजेस्ट डेक्सट्रीन को, ये एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ है? सक्कस इंटेरिकस। देखो, माल्टेज, माल्टेज, डाइपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, इन सब के ऊपर ही काम करते हैं। इसी सबको डाइपेप्टिडेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था माल्टोज एक्चुअली में एक डाइपेप्टाइड होता है, तो ये इसको तोड़ने में काम करता है। लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये इसको तोड़ के सिंपल शुगर बना देता है। ये सिंपल है। माल्टोज ऐसे है, देखो, 2 यूनिट का बना है, और ग्लूकोज 1 यूनिट, 1 यूनिट। इसको बीच से तोड़ दिया। गॉट इट? क्या इतना याद रखना है? तो जवाब है नहीं। नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों। Yes. हाँ सर। अचानक से क्या होता है भाई? दौरा वौरा पड़ रहा है क्या? किसको? ओमकार को। देखो, सर तो हाँ बोला मैंने। हाँ तो थैंक्स, डॉक्टर से जाके दिखाओ। देखो, सक्कस एंटेरिकस, वाटर इसमें 99%। आपसे ये दिक्कत, आपको ये दिक्कत है ना सर? हाँ, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स 1% से भी कम है हमारे पास सक्कस एंटेरिकस में, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम बायोमोलिक्यूल पढ़ लोगे ना, तो ये सब चीज मुझे पढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और तुमको याद रखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एज समझोगे ना, और माल्ट समझ जाओगे, माल्टोज को तोड़ेगा। एज और लैक्टोज, लैक्ट समझ जाओगे, लैक्टोज को। एज सुकर, यानी सुक्रोज को तोड़ेगा। माल्टोज को तोड़ के क्या बनाएगा? अपने आप समझ जाओगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज, अपने आप। क्योंकि 2 ग्लूकोज मिलके बनाता है माल्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके बनाता है लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बनाता है सुक्रोज। समझ में आया ब्रोनाली? तो अपने आप याद आ जाएगा, एक बार रिवाइज उसके बाद करना बायोमोलिक्यूल के बाद। अब आते हैं, बात करते हैं पेप्टिडेज, ठीक है। ये ऑलिगोपेप्टाइड को चेंज कर देता है अमाइनो एसिड। तुम बोलोगे ये ऑलिगोपेप्टाइड क्या होता है? तो आओ दोस्तों, ऑलिगोपेप्टाइड का दर्शन करवा दे तुमको। प्रोटीन इतना बड़ा चेन है, चलो एक काम करते, चेन बनाते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है रेवनाली? इसमें Yes, बहुत sir. सारे चेन हो सकते हैं, कितने?
तो मैं बोल रहा हूँ हजारों लाखों हो सकता है, ठीक है। और ये बनाता है क्या, प्रोटीन। ये क्या बना है, प्रोटीन। ये सब छोटे छोटे क्या, अमाइनो एसिड। मैंने क्या किया, ऐसे करके तोड़ दिया इसको 2 से लेके 8 तक के यूनिट में। एक, देखो मैंने लाल वाले को तोड़ दिया इतने छोटे में। कितने यूनिट है इसमें, तुम बोलोगे इसमें यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिख रहा है। तो जिसमें 2 to 8 मोनोमर्स होते हैं या फिर यूनिट्स होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओलिगो। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ओलिगो। तो इस ओलिगो को चेंज किया जाता है ओलिगोपेप्टाइड के द्वारा, तोड़ दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में। गॉट इट मृणाली, योगेश। Yes, sir. तो इसको अब क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। और कहा गया, इट कन्वर्ट्स ओलिगोपेप्टाइड इनटू अमाइनो एसिड। वो जो छोटे छोटे ऐसे थे ना माला, अब इसको तोड़ तोड़ के इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में बना देगा, ठीक है। कौन, तो उसका नाम है पेप्टिडेज एंजाइम। तो लार्ज पेप्टाइड के ऊपर कौन काम करेगा, अमाइनो पेप्टिडेज, और ये बना देगा अमाइनो एसिड और स्मॉल पेप्टाइड। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटेस्टिनल लाइपेज, ये सब किसके बारे में बात चल रहा है, सब स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस। सब के सब कैसे जूस है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस है। ध्यान से देखना, इंटेस्टिनल लाइपेज का अगर मैं बात करूं तो ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और ये फैट को कन्वर्ट कर देता है मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में। तुम बोलोगे सर पैंक्रियाज में भी तो था ना, बोलेंगे यस। उसके आगे लिखा रहेगा पैंक्रिएटिक लाइपेज। क्या लिखा रहेगा, पैंक्रिएटिक लाइपेज, है ना। स्टमक में होगा तो क्या लिखा रहेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या लिखा रहेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। मैंने बताया था ना मृणाली अभी। और अगर हाँ सर. इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का होगा तो लिखा रहेगा इंटेस्टिनल लाइपेज। देखो सबका नाम लाइपेज ही है, सब फैट को डाइजेस्ट करता है। ये पैंक्रियास में बनता है, ये गैस स्टमक में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। सबका काम वही है, फैट को तोड़ के, है ना। और किसमें, फैट को तोड़ के मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड कन्वर्ट। न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ता है। योगेश दादा को पता होगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखो मैं बता दूं, पेंटोज शुगर, योगेश बताना अगर मैं गलत लिखूं तो। पेंटोज शुगर प्लस अपने पास नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो इसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्यों योगेश, सही है ना। और यस इसी में अगर हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें, है ना, H3PO4, तो क्या बन जाता है योगेश दादा, न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट। न्यूक्लियोटाइड। यस। तो अब और योगेश को ये बात पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड ऐसे ऐसे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर ही कौन बना है, हमारा डीएनए। क्या योगेश सही बात है, डीएनए। यस। तो क्या करता है न्यूक्लियोटाइड वाला, इसको तोड़ देता है, फॉस्फेट को हटा देता है। न्यूक्लियोसाइड वाला इसको तोड़ देता है यहाँ से, और हमारे डीएनए को टुकड़ा टुकड़ा करके, जो हम खाते हैं उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, फिर बाद में डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इतना याद रखने की जरूरत है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, इतना कौन याद रखता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस उसको याद रख लेना। वो ये है कि हाँ भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लाइपेज पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लाइकोसाइडेजेस पाया जाता है, पेप्टिडेजेस पाया जाता है, बस खत्म। कैसा पेप्टिडेज, एक्सोपेप्टिडेज, बाहर से तोड़ता है। अभी तक एंडोपेप्टिडेज पढ़ रहे थे ना, ये ऐसे 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 तोड़ते जाता है, बस। गॉट इट, गॉट इट। और वो अंदर से ही डायरेक्ट तोड़ता है। बताओ कोई दिक्कत, No, sir. नो दिक्कत। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को यहीं रोकते हैं अभी, है ना। लार्ज Yes. इंटेस्टाइन नेक्स्ट क्लास में।